नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट है, क्या नाम है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, जो कि आज की क्लास का पहला पार्ट है ये। तो क्या टॉपिक पढ़ना अपन को, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन तो पता है भैया, फिर उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, जब ये दो टॉपिक हो जाएंगे, ये 1 2 3 टॉपिक होंगे, उसके बाद सेकेंड टाइप में पढ़ना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो केमिकल इक्वेशन क्यों लेकर आए, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको ये पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, वो पढ़ोगे बेटा, तभी आपको समझ में आए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, वो क्यों पड़ी आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन के रूल्स के लिए। आपको याद रखना कि इक्वेशन को अपन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, आया सबसे पहले अपन समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो याद रखना, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, याद रखना इन विच क्या बोल रहा है, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। याद रखना क्या क्वेश्चन बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि जो इसकी डेफिनेशन याद रखना बेटा, केमिकल रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर formed from one or more substance is called chemical reaction। कुछ आया समझ में कि नहीं आया। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोसेस मतलब क्या, मान लो कि एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें क्या होता है, आपको नए पदार्थ मिले, नए गुणों का क्या होता है, निर्माण होता है। नए गुण क्या बनते हैं याद रखना। ठीक है, तो याद रहेगा ना कि क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सब्सटेंस होंगे, सब्सटेंस मतलब पदार्थ होता है, प्रॉपर्टीज उसके गुण होंगे, उससे एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा पदार्थ मिलेंगे। सब्सटेंस मतलब क्या होता है, पदार्थ। तो एक से ज्यादा पदार्थ अगर मिलते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया। अब केमिकल रिएक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। इसको मैं एक इक्वेशन में आपको पूरा कंप्लीट बता दूंगा, पहले इनकी डेफिनेशन आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन और कॉल्ड रिएक्टेंट होता है। याद रखना क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। सब्सटेंस मतलब पदार्थ, कहने का मतलब ये समझ लीजिए आप, जो रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन जो होगी उसमें जो हिस्सा लेगा, मतलब जो भी पदार्थ हिस्सा लेगा उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। याद रहेगा ना, क्या बताया मैंने कि जो पदार्थ रहेगा उसमें रासायनिक में क्या करेगा, वो हिस्सा लेगा, वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंस कहलाता है। उसके बाद आता है द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब क्या होता है कि जो भी पदार्थ होता है उसका निर्माण होता है। याद रखना, निर्माण का मतलब होता है बनना। कोई नया पदार्थ बनेगा, उस नए पदार्थ में जो भी बनेगा उस नए पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। याद रखना, आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो ये हो गई केमिकल रिएक्शन, ये हो गई रिएक्टेंट्स, ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आप अगर एग्जाम्पल के थ्रू भी समझना चाहते हो तो एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लीजिए। देखो, तो इसमें एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि पूरे ही दो, आप दो एग्जाम्पल सफिशिएंट होगा। याद रखना, तो क्या होगा, डाइजेस्टिंग ऑफ फूड, रेसिप्रेशन हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, रिवन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मतलब दही, जमना सा मतलब दही का बनना या जमना, बात एक ही होता है। फिर उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, तो क्या लिखा, चेंज इन स्टेट, तो मतलब क्या होता है, कहने जो अवस्था रहेगी उसमें परिवर्तन होगा। चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन होता है। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन होना। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का उत्सर्जन, गैस का बनना होता है। ठीक है, तो ये आया सबको समझ में कि नहीं आया। ठीक है, अब जो अपन समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन याद रखना क्या होती है, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल आपको क्या बोला, केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किसको दर्शाती है, केमिकल रिएक्शन को दर्शाती। इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सिंबल, मतलब कोई भी रिएक्शन है, अगर उस रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, एलिमेंट्स दिख रहा है, केमिकल फॉर्मूला दिख रहा है, रिएक्टेंट दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है, और विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, ये सारी चीज अगर आपको दिख रही है, उसमें मेंशन हो रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। याद रखना। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो ये आपको ध्यान रखना। तो एक एग्जांपल ये बताएं, Mg प्लस O2 ये हो जाएगा MgO। तो इस टाइप की अपन ने क्या करा, ये केमिकल इक्वेशन हो गई।
अब उसके बाद अपन को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू सब समझा दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या आ रही है इसमें, केमिकल इक्वेशन क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको बना के। ठीक है, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, आपको एक इक्वेशन लिखता हूँ। ये लिखा मैंने 2H2, ये 2 है बेटा, प्लस O2, फिर उसके बाद एक रिएक्शन होगी, वो हमें क्या बनेगा 2H2O बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको सब पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले चीज याद रखना है, यहां से तो ये आपका कहलाता है बेटा रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो रिएक्शन होगी उसके बाद जो मिलेगा वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, अब ये तो आया समझ में। अब आपको पता होना चाहिए यार ये 2 क्या हो रहा है, और इधर से ये वाले 2 है, इनको क्या बोलते हैं। तो बेटा इनको अपन क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। याद रखना, क्या बोलते हैं आप, कोफिशिएंट। आया सबको समझ में कि नहीं आया। उसके बाद ये प्लस माइनस ये अपने क्या होते हैं, सिंबल होते हैं, याद रखना। जैसे ये क्या होगा, ये आपका सिंबल कहलाएगा। उसके बाद ये 2 जो होता है ये आपका होगा आपका सब क्रिप्ट। याद रखना क्या होता है, सबस्क्रिप्ट बोला जाता है इसको। और ये होता आपका क्या, रिएक्शन का क्या होगा, एरो हो जाएगा। क्या होगा, एरो। ठीक है, तो एक इसी में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलो भैया फिर ये भी आप बताइए, ये इसको क्या बोला जाता है। तो बेटा इसको बोला जाता है केमिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो ये अगर आप समझ लोगे तो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। ये प्लस पता है ना, ये क्या होता है, सिंबल होते हैं, याद रखना। ठीक है, ये 2 और इधर ये 2 जो आगे लगा ये होता है कोफिशिएंट होता है। ये क्या होता है आपका रिएक्टेंट होता है, ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये एरो दिखा रहा है रिएक्शन का, ये किस साइड रिएक्शन जा रही है, ये आपका सबस्क्रिप्ट होता है। जैसे नीचे किसी भी नंबर के पीछे नीचे साइड में लगा हो तो सबस्क्रिप्ट कहलाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे मान लो कि ये रिएक्शन तो आ गई, लेकिन अब अपन ने बैलेंस इक्वेशन करना क्यों किया, क्यों बैलेंस करा, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। इसके लिए ही हमें बैलेंस करना जरूरी आया। ठीक है, तो आज की क्लास बैलेंस करके भी मैं बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, ये क्या है, अगला टॉपिक अपना ये है कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन से पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या लिखा, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। कि कोई कहने का मतलब ये होता है, कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें कि क्या होता है, मास, याद रखना ये द्रव्यमान जो बोलते हैं, मैटर्स में द्रव्यमान होता है, ना तो इसको अपन बना सकते हो ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। याद रखना क्या लिखा, नाइदर बी क्रिएट, ना ही बना सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉयड, और ना ही इसको अपन विनाश कर सकते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसका जो है बेटा, इसका मतलब अब रिएक्शन में कैसे है वो समझ जाते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये अपन एक रिएक्शन के हिसाब से मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं, उसके बाद करेंगे बैलेंस। पहले ये पता होने तभी बैलेंस आपको समझ में आएगी, क्यों लेकर आए, बैलेंस करने का रीजन क्या है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, एक अनबैलेंस इक्वेशन लेते हैं, H2 प्लस O2 इक्वल में क्या हो रहा है, H2। ठीक है, अब मैंने ये इक्वेशन ली। अब इसमें अपन ने क्या करते हैं, इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा ये लिखा, पहले अपन को इनका अपन को सबको मास पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास क्या होता है, डबल होता है, याद रखना। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, डबल। जैसे क्या होता है, ये 2 लिखा, ये 2 लिया इनटू। अब हाइड्रोजन जो लिखा है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास जो होता है वो बेटा 1 होता है, प्लस फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 लिया इनटू। अब जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, डबल, मतलब 16 होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसका डबल कर देंगे तो मास हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये लिखा बेटा मैंने क्या, एच कितना है, ये लिखा पहले 2 इंटू ये 1 हो जाएगा। फिर ये 2 नंबर अलग अलग है तो बीच में प्लस का साइन आएगा। ये ओ कितना है आपके पास, ये पहले ये यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो बेटा 1 मानते हैं, याद रखना। तो ये कुछ नहीं है तो 1 होगा, इनटू मास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 32 हो जाएगी। फिर रिएक्शन उस साइड देखा, ये 2 1 जा 2,
प्लस इसका इंटू करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, दोनों को 8 करेंगे तो कितना 34 हो जाएगा। फिर इन दोनों को 8 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो अब मैंने चेक किया तो इनका जो मास जो हो रहा है दोनों के कैसे हैं, अलग अलग है। याद रखना दोनों के मास कैसे हैं बेटा, अलग अलग हैं। तो मास को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। याद रखना, ठीक है। इतना सबको डाउट क्लियर है, अब तो पता है ना क्यों बैलेंस इक्वेशन कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब मेरे पास जो इक्वेशन थी क्या थी भाई, H2 प्लस O2 इक्वल में क्या हो रहा है, H2O हो रहा है। इसे मैंने चेक किया, यहाँ पे H मेरे पास कितने हैं बेटा, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इस साइड देखा H मेरे पास कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 1। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले बैलेंस कर लेते हैं। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो भैया मेरा मास इक्वल नहीं है, तो मास इक्वल करने के लिए मुझे पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। फिर मैं दोबारा चेक करूंगा मास इक्वल है कि नहीं है। इस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो यहाँ पे मुझे याद रखना यहाँ 1 है मेरे पास, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो इसके आगे यहाँ कितने चाहिए मुझे, इंटू कितने कर दूंगा, 2 का। तो यहाँ कर दिया 2 का इंटू। अब मैंने क्या करा, जैसे यहाँ पे 2, ये तो मेरे ऑक्सीजन बराबर होगा, लेकिन मेरा हाइड्रोजन कितने होगा, 4। तो हाइड्रोजन को भी कितना करना पड़ेगा, 4 ही करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितना बनाना पड़ेगा बेटा, 4 बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे कितना लगा दूंगा, 2। तो 2 2 जाए कितना हो जाएगा, 4। तो ये भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और ये मेरे पास कितने होगा, 4। अब आपके पास इक्वेशन कैसी होगी, बैलेंस। देखो कैसी होगी, 2H2O प्लस O2, फिर उसके बाद 2H2O। अब इसको अपन मैं चेक करके बताता हूँ आपको कि क्या इनके मास अब इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। तो इक्वल देखते हैं अब, चलो भैया। तो पहले क्या करते हैं, ये वाला 2 और ये 2, 2 2 जाए कितना हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 1। इसका मास कितना होता है, 1 होता है हाइड्रोजन का, प्लस यहाँ पे कितना लिखा है, 2। ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16। उसके बाद यहाँ पे कितना लिखा, ये आपका हो जाएगा बेटा, देखो ये पहले इसमें जब डबल नंबर रहते तो इनको अलग अलग करते थे। 2 2 जाए कितना हो जाएगा, 4 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना है, 1। अब ऑक्सीजन यहाँ अलग अलग है तो इनको प्लस करना पड़ेगा। फिर ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा, यहाँ कोई नंबर नहीं है। तो पहली चीज अब ध्यान ये रखना है आपको कि भैया ऑक्सीजन जैसे ये 2 लगा है तो ये इसके आगे लगा है, ये इसके आगे लगा है, तो ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे अपने पास, 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, प्लस इनको इंटू करोगे तो कितना होगा, 32। उसके बाद ये होगा 4 1 जा 4, प्लस ये कितना हो जाएगा, 32। इन दोनों को 8 किया तो कितना होगा, 36। इन दोनों को 8 किया कितना, 36। तो ये हमारे मास कैसे आ गए, इक्वल आ गए। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो बेटा इक्वल बैलेंस करने का रीजन यही है कि मास को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस को, केमिकल जो इक्वेशन रहेगी उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करना, लास्ट तक बने रखना होगा। ये पूरी वीडियो देख ली बेटा आपने तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपको बैलेंस करना 101% आ जाएगी। और पहले चीज नोट डाउन जरूर करते हैं, अगर नोट डाउन करोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आता ही आता है, ठीक है। तो पहले अपन क्या समझते हैं, कुछ बेसिक चीज समझते हैं इसमें, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको कम से कम मैं बता दे रहा हूं 1 to 30 तक तो आपको एलिमेंट्स जो है याद होना चाहिए। एलिमेंट्स मतलब क्या होते हैं, तत्व। ये आपको उनको याद होना चाहिए, कितने तक, 1 से लेके 30 तक, ठीक है, याद होना चाहिए। अब मान लो किसी बच्चे को यार याद नहीं है, ठीक है, तो मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कैसे इनकी आप पहचान करोगे। पहली चीज दिमाग में रखना, अगर पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर अगर स्मॉल होता है तो ये समझ जाना ये पूरा एक काउंट होगा, Mg याद रखना, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं, याद रखना, Mg हो जाएगा। सेम अगर ऐसे ही लिखा है Na, ठीक है, कैपिटल स्मॉल दोनों एक ही है, तो ये ध्यान रखना है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम। तो मैं ये बता रहा हूँ, मान लो किसी को याद नहीं है, क्योंकि आपको तो नंबरिंग करना आना चाहिए कि यार हाँ Na क्या है, Mg कितना हो रहा है, तो ये अपन नंबरिंग आना चाहिए। उसके बाद अगला याद रखना पड़ेगा, जैसे लिखा है HN, ठीक है, क्या लिखा है, H और N।
अगर दोनों लेटर आपके कैपिटल हैं, दोनों लेटर कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो दोनों अगर कैपिटल होते हैं तो इसमें भी याद रखना है H अलग होगा और N अलग होगा, ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये चीज आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद N O और एक और कोई सा भी अपन ले लेते हैं, या ले लो N ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, O कैपिटल N कैपिटल दोनों कैपिटल है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, दोनों के दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये आपको माइंड में बैठा लेना है, ठीक है, पहली चीज। फिर उसके बाद जैसे मैंने लिखा HCl, अब आपको पहचानना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये दोनों कैपिटल दिख रहा है, तो भाई पहली चीज तो ये H तो अलग होगा ही होगा। उसके बाद देखो ये कैपिटल ये स्मॉल, तो ये पूरा एक होगा, तो ये होता है क्लोरीन, याद रखना, ये होता है आपका हाइड्रोजन। तो पहले आपको माइंड में इतना बेसिक आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है ये आया। अब जैसे किसी भी अपन नंबर को या किसी भी अल्फाबेट या अपन एलिमेंट्स जो हैं इनको अगर अपन बैलेंस करेंगे, जैसे मान लो कि ये लिखा मेरे पास H, मेरे को मालूम है कि जो H है मेरे पास कितने रिक्वायरमेंट है, 2 की, H मुझे 2 चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी जो H रहेगा, जो भी इतने एलिमेंट्स अपने को इक्वल करना रहेगा, उसके यहाँ पे आपको 2 नहीं लिखना। तो ये फॉर्मेट आपका गलत हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, इसके आगे लगाएंगे, तो 2 के आगे लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका सही होगा। जैसे ही अगर लिखा mg मेरे को 3 चाहिए, तो 3 चाहिए, अगर यहाँ 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना, उसके आगे लगाना, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। जैसे मान लो कि अपन ने लिखा है यार H2O, अब H2O जो पूरा फॉर्मूला ही होता है, वाटर का मतलब पानी का फॉर्मूला होता है, जिसमें कि अगर मान लो मुझे O कितने चाहिए, मेरे को 2 चाहिए, तो मैं 2 यहाँ नहीं लगाऊंगा, यहाँ लगाने से इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, तो मैं कहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका सही होता है। तो पहली चीज तो इतना पूरा आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आराम से एक ही क्लास में आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा, ठीक है, लास्ट तक बने रखना, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, पहले मैं आपको थोड़े सिंपल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद लेवल अपन बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक लेते हैं, ये लिखा मेरा क्या, H2 प्लस O2, ठीक है, इक्वल में क्या लिखा है H2O। आपको ऐसा आएगा कि ये समीकरण जो लिखा है, ये इक्वेशन जो लिखी है, आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज आप तो दिमाग में रखना, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे कभी गलती होगी नहीं, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में देखो, आप समझ लो, सबसे पहला काम याद रखना है, यहां से ये इतना और ये इतना, ये दोनों, ये वाला पोर्शन जो होता है एक हो जाएगा, इसको अपन रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको अपन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये होता है अभिकारक, ये होता है उत्पाद। समझ गए कि नहीं समझे, या समझ लीजिए आप, ये होता है आपका LHS, ये होता है आपका RHS। आया इतना समझ में कि नहीं आया। अब चेक किया अपन ने LHS में, मैंने देखा कि यहाँ पे H कितने हैं बेटा, आप बताइए। तो ये कितने लिखे हैं, 2, तो ये लिखे 2। उसके बाद O कितने दिखे मेरे पास, 2, ठीक है। फिर ये अपन बीच में इस साइड में, अब यहाँ चेक किया H2O, H कितने हैं, 2, O कितने हैं, 1, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपका यही रहेगा, इतना करना सभी। फिर उसके बाद अपन को यही चेक करना है कि आप कोई सा भी एक अल्फाबेट उठा लो, या H ले लो चाहे O ले लो। तो सबसे पहले मैं H ले लेता हूं। तो H मैंने देखा, H यहाँ पे कितने हैं, 2, और H यहाँ भी कितने हैं, 2। तो भाई ये तो इक्वल ही दिख रहा है, तो H मेरे पास कितने होगा, इक्वल है। अब लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं, 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऑक्सीजन को कितना बनाना पड़ेंगे, 2। तो ये मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, 1। तो ये बताइए अब कि 2 यहाँ लिखूंगा कि यहाँ लिखूंगा, ठीक है। तो बेटा आप इधर समझना, जैसे ये लिखा H2O, मैंने क्या करा, ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2। तो मैं क्या करूंगा, 2 यहाँ नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, गलत। तो मैं 2 कहाँ लिखूंगा, इसके आगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2H2, ठीक है। एक एक नंबर करके आप पकड़ना, कभी गलती नहीं। तो मैंने क्या करा, 2 यहाँ लगा दिए। चलो अगली स्टेप में, स्टेप अपनी 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा H2 प्लस O2 इक्वल में मेरे को क्या चाहिए, ऑक्सीजन को 2 बनाना, तो मैं इसके आगे लगा दूंगा, तो 2H2O। इतना समझ में आया कि नहीं है। अब लेकिन याद रखना, जैसे ही मैंने क्या करा
इसके आगे 2 लगाए तो मेरे पास हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ गए। हाइड्रोजन कितने होगा, 4 होगा। देखो आप, ये मेरे पास 2 ऑक्सीजन, देखो H कितने हैं, 2 ऑक्सीजन कितने हैं, 2। उसके बाद इधर देखा मैंने, आपका जो हाइड्रोजन कितने, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद देखा ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो गए, 2। लेकिन जब ऑक्सीजन को मैंने इक्वल करा तो मेरे पास हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ गए। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, तो हाइड्रोजन को कितने करने पड़ेंगे, तो 4 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ कितना लगा दूंगा बेटा, 2। तो आपका फाइनल कितना, 2H2 प्लस O2 इक्वल में कितना, 2H2O हो जाएगा। याद रखना, ठीक है। किसी के आगे लगता है ना, ये ध्यान रखना। तो ये अब देखो, अब हो गई बैलेंस की नहीं होगी। H यहाँ पे कितने हैं भैया, देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते, 2 दूनी कितना होगा, 4। O कितने हो गए, 2। उसके बाद इधर H कितने हो गए अपने पास, 2 दूनी कितने हो गए, 4। और ऑक्सीजन कितने, 2 हो गए। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे बेसिक से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सारा का सारा आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर जैसे मैंने लिखा NO और इसके आगे अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब N कितने हैं यहाँ, 2, और O कितने हैं, 2। ये आपको दिमाग में फिट कर लेना आपने। ठीक है, ठीक है, ये लिखिए अपने पास इक्वेशन क्या, 2Mg प्लस O2, फिर उसके बाद लिखा MgO। सबसे पहले काम करना, देखो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल, तो Mg ये एक ही होगा। तो आपने क्या लिखा, जो Mg है यहाँ पे कितना लिखा है, 2। और उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ठीक है, इस साइड देखा मैंने, Mg कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। ठीक है, तो मैं एक कोई सा भी ले, तो मैं Mg ले लेता हूँ पहले। ठीक है, तो Mg मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 2, और इधर Mg कितना है, 1। तो आप बताइए यहाँ लगाऊंगा कि यहाँ लगाऊंगा, तो कहाँ लगाऊंगा बेटा, उसके आगे लगाएंगे। तो क्या बनेगा, दोबारा से इक्वेशन, 2Mg प्लस O2। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, 2Mg, और ये क्या हो जाएगा, O। जब जैसे ही मैंने यहाँ आगे 2 लगाया तो इसका मतलब Mg तो मेरे पास 2 बनाया, लेकिन ऑक्सीजन भी मेरे पास कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो एक बनाने के कारण दोनों आपका इजी हो जाएगा। तो आगे लगाने से ये बेनिफिट होता है। ठीक है, ठीक है, अगली इक्वेशन है Zn प्लस HCl, उसके बाद ZnCl2 प्लस H2 हो गया। ठीक है, चलो भाई बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इधर देख लेते हैं, तो ये लिखा मेरे पास Zn, तो Zn कितने हैं बेटा, 1। उसके बाद देखो ये भी कैपिटल में, ये भी कैपिटल में, तो पहले तो अपन क्या करते हैं, H कितने हो जाएंगे अपने पास, 1 हो जाएगा। और Cl भी कितने अपने पास, क्लोरीन भी कितने हो जाएंगे अपने पास, 1 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आप ये करना, उसके बाद आप इस साइड आ जाइए बेटा। ठीक है, तो इस साइड Zn 1 हो जाएगा, बताया था पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल एक ही होगा, तो Zn, तो ये कितना हो जाएगा, 1। फिर उसके बाद देखा Cl कितने हैं आपके पास, 2, और H कितने हैं मेरे पास, 2। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो सबसे पहली चीज अपन क्या करते हैं, किसी भी एक को रख लेते हैं। मैंने देखा यार Zn कितना है, 1, तो Zn 1, तो ये तो बेटा ऑलरेडी बैलेंस है। क्या इसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। उसके बाद हाइड्रोजन चेक करते हैं, यार हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 1, और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो मुझे इस साइड कितने बनाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन को कितना बनाना पड़ेगा, 2। तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन के यहाँ तो लगाऊंगा नहीं, तो कहाँ लगाऊंगा बेटा, आगे लगा दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा अगली इक्वेशन आपकी, Zn, ठीक है, प्लस, तो क्या लगा देंगे आगे, 2, तो क्या होगा HCl। उसके बाद क्या होगा, ZnCl2 प्लस H2। तो मैंने जैसे ही H के आगे कितना लगाया, 2, तो मैंने जैसे ही 2 लगाया तो मेरे पास क्या हुआ, क्लोरीन भी कितने हो गए, 2। ठीक है, क्लोरीन कितने हो गए, 2। तो भाई इस साइड मैंने चेक किया, क्लोरीन इस साइड कितने थे, 2 थे। ठीक है, तो इस साइड क्या होगा, मेरे ऑलरेडी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 लगाने से ये भी कितने, दोनों क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो ये ऐसे आपको करते चलना है। ठीक है, अगली इक्वेशन क्या है, HCl प्लस NaOH, फिर अगले इधर है NaCl प्लस H2O। ठीक है, चलो भाई सबसे पहला काम तो नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग किया है, करेंगे सबसे पहले काम अपन, तो नंबरिंग में ध्यान रखना बेटा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे H कितने हैं अपने पास,
H है अपने पास, देखो 1 लिखा है। लेकिन एक और याद रखना, यहाँ से तो यहाँ तक ये पूरा एक ही होता है, ठीक है। तो मैंने चेक किया, ये होता है LHS, ये होता है बेटा पूरा का पूरा क्या RHS। तो इसमें देखा H यहाँ है और एक H यहाँ है, ठीक है। अब आप बताइए ये H1 लिखूं कि H2 लिखूं, क्योंकि 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है भैया। आया समझ में कि नहीं आया? तो हमारे पास H इधर कितने हैं, 2 हैं। देखो एक H इधर, एक H इधर, एक और एक कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। फिर यहाँ देखो क्लोरीन Cl, क्लोरीन कितने हैं, 1। उसके बाद इधर आ जाएगी Na, सोडियम कितने हैं, 1। फिर उसके बाद O कितने हैं अपने पास, 1 है। सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, नंबरिंग करते थे थोड़ा इक्वेशन वैसे इजी हो जाएगी। इस साइड आ जाइए, इस साइड देखा तो ये देखा मैंने सोडियम Na कितने हैं अपने पास, 1। उसके बाद Cl कितने हैं, 1। उसके बाद H कितने हैं अपने पास, 2। उसके बाद O कितने हैं, 1। सबसे पहला काम तो ये करना, देखो Na 1 हो जाएगा, Cl कितना 1 हो जाएगा, H कितने 2 हो गए, O कितने 1 हो गए, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ये बराबर है कि नहीं। देखो इधर पहले हाइड्रोजन है, मैं बता दे रहा हूँ कभी भी बैलेंस करो एक किसी भी अल्फाबेट को पकड़ लीजिए। तो मैंने पकड़ लिया, एलिमेंट्स ले लिया मैंने पहले हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ देखा कितने हैं, 2। इधर भी कितने हैं, 2। तो ये तो भाई इक्वल है, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं क्लोरीन, क्लोरीन इधर कितने हैं, 1। इस साइड भी कितने हैं, 1। तो भाई ये भी इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 हो गए। उसके बाद देखा सोडियम कितने हैं, 1। इधर सोडियम कितने हैं अपने पास, 1। तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 1। और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो याद रखना बेटा, तो ये वाली जो इक्वेशन आपको दी थी ये ऑलरेडी बैलेंस है, याद रखना, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वेशन बैलेंस होती है, पर अपन को जब वो बैलेंस करना नहीं आता है तो क्या करते हैं अपन, उसको चेक करते टाइम उसको अपन अनबैलेंस भी बना देते हैं। याद, बैलेंस होते हुए भी उसको क्या कर देते हैं, अनबैलेंस कर देते, क्योंकि अपन उसको सीखा आती ही नहीं है अपन को बनाना। तो आज की क्लास से याद रखना, कभी भूलोगे नहीं किस तरीके से बैलेंस को इक्वेशन अपन करते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस थी, ठीक है। चलो इसको भी कर, सेम रहेगा, पहले Ag 1 हो जाएगा, Cl 1 होता है, ठीक है। तो पहले अपन देखेंगे Ag हमारे पास कितने हैं, 2, ठीक है। देखो जब इसके आगे लगा तो ये भी कितने होंगे, 2, और ये भी कितने होंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। Ag 2 हो जाएगा, Cl भी अपने पास कितने, 2 हो जाएंगे। इस साइड आ जाइए, इस साइड चेक किया तो Ag कितने हैं मेरे पास, 1। उसके बाद Cl कितने हैं मेरे पास, 2, ठीक है। तो किसी एक को ले, तो मैं ले लेता हूँ Ag को, इधर लिया Ag, इधर Ag मेरे पास कितने हैं, 1। तो अपन पहले Ag को 2 कर दें, इधर कितना इंटू करना पड़ेगा, 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, 2AgCl, ठीक है। अब इसके आगे क्या लगा देंगे, 2, तो 2Ag प्लस Cl2, और यही अपना क्या है, आंसर है, ठीक है। क्लोरीन तो 2 ही है ना भाई, देखो इधर 2 इधर 2, जरूरत ही नहीं है इसको बराबर करने की, ऑलरेडी क्या है ये बराबर। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी आपकी, 2AgCl, उसके बाद 2Ag प्लस Cl2, ठीक है। अब यहां से याद रखना, थोड़ी लेवल मैंने क्या कर दी, बढ़ा दी, इक्वेशन थोड़ी बड़ी बड़ी ले ली है, कोई दिक्कत नहीं, बनना चाहिए, बनेगी। सबसे पहला काम तो वही करेंगे अपन, नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो Na है, ठीक है, Na कितने हैं, इधर 1 हो जाएगा। H कितने हैं अपने पास, H भी 1 हो जाएगा। C कितने हैं अपने पास, ठीक है, C भी कितने हो जाएंगे अपने पास, 1। और O कितने हैं अपने पास, 3 हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। पहली चीज तो अपन ये कहीं इस साइड आ जाइए। अब इस साइड ध्यान रखना, ये लिखा Na, क्या और Na कहीं दिख रहा है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Na जो है कितने हैं, 2। उसके बाद करते हैं C, याद रखना C, देखो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, देखो 3 यहाँ है, ये कितना, 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 6। उसके बाद आता हाइड्रोजन, H कितने हैं अपने पास बेटा, 2, ठीक है।
पहले चीज अपन ने इतना करा, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, किसी भी एक नंबर को पकड़ लो, तो मैं ले लेता हूँ सोडियम को। सोडियम को लेता हूँ सबसे पहले। इस साइड सोडियम कितने हैं, 2। इस साइड कितने हैं, 1। तो इसको कितने बनाने पड़ेंगे मुझे, 2। तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे यहाँ कितना लगा दूंगा, 2 लगा दिया। कितने लगा दिए, 2। अब समझना बेटा, जैसे ही मैंने इसके आगे 2 लगाया तो समझ जाना, तो सोडियम कितने होगा मेरे पास, 2। लिखते चलो, सोडियम कितने हो गए, 2। उसके बाद H कितने हो गए, H हो गए 2। उसके बाद C कितने हो गए, C हो गए अपने पास 2। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो ऑक्सीजन हो गए 6। अब मैच कर लेते हैं, चलो। सोडियम कितने, 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 2, ठीक है। कार्बन कितने, 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने भैया, 6। तो ये हो गई हमारी बैलेंस। ऐसा समझ में, मात्र आपको यहाँ 2 लगा दोगे, इक्वेशन आराम से आपकी बैलेंस हो जाएगी। चलो अगली देखते हैं, क्या लिखा है, CH4 प्लस O2। उसके बाद लिखा CO2 प्लस H2O। चलो नंबरिंग कर दें सबसे पहले। दोनों लेटर कैपिटल, दोनों अलग अलग होंगे, तो C मेरे पास इधर कितने हैं, 1। H कितने हैं मेरे पास, 4 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर करते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 2, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। फिर इस साइड देखो, C कितने हैं मेरे पास, 1। अब देखो ऑक्सीजन देखना बेटा, ये पूरा है तो अलग अलग नहीं करते। ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं और ये कितने हो जाएंगे, 3। तो ऑक्सीजन होगा मेरे पास 3, ठीक है। और H कितने हैं मेरे पास, 2। आया सबको समझ में कि नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले चेक किया, कार्बन तो यार मेरे पास ऑलरेडी 1 1 है तो दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, H को पहले करते हैं बैलेंस। इधर कितने हैं, 4। इधर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं भैया, इधर 4 बनाना पड़े तो इंटू कितना करूंगा, 2। तो इसके आगे यहाँ लिख दूंगा। तो क्या होगा, अगली इक्वेशन क्या होगी, CH4 प्लस O2, ठीक है। फिर क्या होगा, CO2 प्लस आगे लगा दूंगा 2H2O, ठीक है। अब याद रखना बेटा, तो मैंने हाइड्रोजन तो मेरा बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद चेक किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या होगा मेरे पास, बढ़ गए। याद रखना, ऑक्सीजन भी कितने हो गए, बढ़ गए। तो इधर ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो जाएंगे, देखो इधर काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास कितने, 4। तो मेरे को इस साइड में भी ऑक्सीजन कितने करने पड़ेंगे भैया, ये बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक जुड़ जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, देखो 2 यहाँ, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो गए, 4। इस साइड कितने हैं मेरे पास, 2। तो इस साइड कितने करने पड़ेंगे, 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना लगा दूंगा मैं, 2, ठीक है। आया सबको समझ में गए। तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो C कितने हैं मेरे पास, 1। H मेरे पास कितने, 4। और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। इस साइड चेक कर दो क्या है बराबर। C कितने हैं बेटा, 1। O की बात करते हैं, यहाँ 2। और ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। और H कितने हो जाएंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आया सबको समझ में। तो इस तरीके से आपको इसको बैलेंस करना है। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या इक्वेशन है अगली, Fe2O3 प्लस Al। फिर इस साइड में Fe प्लस Al2O3 लिखा है, ठीक है। तो इधर देख लेना, ये पूरा 1 ही होगा, इस साइड में भी होगा। तो पहले नंबरिंग करते हैं, Fe, ठीक है। पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल, एक ही होगा। तो Fe कितने हो जाएंगे बेटा, 2। उसके बाद O कितने हो जाएंगे अपने पास, 3। उसके बाद Al कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। इस साइड देख लीजिए, इस साइड हो गए अपने Fe कितने हो गए, 1। उसके बाद Al कितने हो गए, 2। उसके बाद O कितने हो गए, 3, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं। अब क्या कर लेते, किसी एक नंबर को उठा लेते हैं। सबसे पहले इधर Fe लिखा है मेरे पास, 2। इधर Fe कितने हैं मेरे पास, 1। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इस साइड कितने बनाने पड़ेंगे, तो Fe को पहले 2 बनाओ, बाकी आगे समझते हैं। Fe2O3 प्लस Al, ठीक है। तो मैंने Fe के आगे यहाँ कितना लगा दूंगा, 2। तो ये हो जाएगा 2 Fe प्लस Al2O3, ठीक है। अब मैंने चेक किया, मेरे पास Fe इधर भी 2 होगा, इधर भी 2। लेकिन अगला ऑक्सीजन तो बेटा देखो 3, इधर भी ऑक्सीजन मेरे पास 3 है, तो कोई दिक्कत। लेकिन अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं।
इस साइड एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो इस साइड कितने करने पड़ेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ कर देंगे 2 का इंटू, तो यहाँ लगा देंगे 2, ठीक है। तो कहाँ लग जाएगा बेटा आपका 2, यहाँ लग जाए। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। मैं ये कह रहा हूँ आप इक्वेशन बड़ा देख के घबराना नहीं है, बड़ी इक्वेशन देख के नहीं घबराना। आप तो सबसे पहले इस टाइप से मैं जो नंबरिंग करना बता रहा हूँ ये करना, फिर एक कोई सा भी अल्फ़ाबेट ले लेना, उसी को इक्वल करना, उसके बाद अगला वाला लेना, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या हो जाती है, बैलेंस होती चली जाएगी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से याद रखना एक नया तरीका आप और सीखोगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने का बता दे रहा हूँ एक और नया तरीका आप समझ लो। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो आपको देखना है ये यहाँ से तो यहाँ तक, ये तो देखो आप समझ गए, ये रिएक्टेंट होता है, इस साइड में प्रोडक्ट होता है, अभिकारक होता है, उत्पाद होता है। आप ये चेक करो क्या ए एल इस साइड में भी है साथ में, क्या इस साइड में भी है, तो हाँ आप बोलोगे है। तो अपन क्या कर लेते हैं, ए एल जो रहेगा उनको एक साथ साथ में लिख लो, और इस साइड में भी ए एल लिख लो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, सी एल इधर साथ में है, सी एल इधर भी साथ में है, तो सी एल ले लो दोनों साइड में, ठीक है। अब माइंड में बैठा लेना, यहां लिखा है NH4, NH4 अपना अमोनिया होता है, क्या NH4 उस साइड में भी साथ में है क्या, हाँ भैया NH4 साथ में है, ठीक है। तो इस NH4 को मैं पूरा 1 काउंट कर लेता हूँ, इधर भी NH4 ले लेता हूँ, इधर भी NH4 ले लेता हूँ। ये एक नया तरीका है करने में। आप क्या कर सकते थे, N को अलग ले लो, H को अलग ले लो। भाई जब पता है कि इस साइड में भी साथ में है, इस साइड में भी साथ है, तो इनको अलग लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उस साइड चेक किया मैंने, OH इधर भी साथ में है, क्या उस साइड में है, हाँ भैया इस साइड में भी। अगर OH इधर साथ में होता, इधर अलग अलग होता, तो साथ में नहीं लेता। तो ये कितना हो जाएगा, OH इधर भी और OH इस साइड में, ठीक है। तो इधर देखा मैंने AL कितना है 1 हो जाएगा। उसके बाद Cl क्लोरीन कितने हैं 3। अब NH4 पूरा मैंने एक लिया, इधर 4 मत कर देना, NH4 पूरा 1 काउंट किया, तो ये मेरा कुछ नहीं है, तो कितना मानूंगा 1। OH इधर कितने हैं 1, ये लिखा। इधर आ जाइए, एल्यूमिनियम कितने अपने पास 1, उसके बाद Cl कितने हैं अपने पास 1, NH4 भी कितना है 1, OH भी कितना है 3 हो जाएगा, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब सबसे पहले चेक किया मैंने कि एल्यूमिनियम तो मेरे पास Al तो इक्वल है, तो मैं क्या करता हूँ क्लोरीन को पहले सबसे इक्वल करूंगा। इधर क्लोरीन कितने हैं मेरे पास 3, और इधर कितने इंटू करना पड़ेगा 3, तो इस साइड मुझे 3 का इंटू करना पड़ेगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी नई मेरी, AlCl3 प्लस NH4OH, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा AlOH3 प्लस। तो अब क्या करना है अपन, यहाँ 3, यहाँ तो 3 लगाऊंगा नहीं, तो इसके आगे लगाऊंगा, तो यहाँ लगा दूंगा 3, तो ये हो जाएगा 3NH4Cl, ठीक है। तो अब मैंने चेक किया है क्लोरीन हो गए मेरे पास बराबर, तो इस साइड भी 3 हो गए, इस साइड भी 3 हो गए। अब लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 3 लगाया, तो जो NH3 जो है, NH4 जो है वो कितने होगा, ये पूरा का पूरा कितने होगा 3 होगा। तो इस साइड भी कितने करने पड़ेंगे 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करूंगा बेटा, कहाँ लगा दूंगा 3, अब मैं यहाँ लगा दूंगा। आया सबको समझ में कि नहीं, कहाँ लगेगा 3, यहाँ लगेगा। तो मेरे पास NH4 कितने हो गए 3, लेकिन यहाँ 3 लगाने से मेरा OH भी कितने हो गए 3 हो गए। लेकिन भाई इस साइड कितने थे 1, इस साइड कितने थे 3, तो इधर भी 3 करना ही था। तो ये मेरी हो गई बैलेंस इक्वेशन। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप करोगे, आपकी इक्वेशन गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब ये इक्वेशन देखिए, इसको देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले काम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। सबसे पहला काम, आप सबसे पहले देखा मैंने इधर PB लिखा है, इस साइड भी PB साथ में ही है, तो अपन इसको पूरा 1 मान लेते हैं PB, ठीक है। ये हो जाएगा PB। उसके बाद देखा NO3, क्या NO3 उस साइड भी साथ में है क्या, हाँ भैया साथ में। तो इसमें अपन N और O को अलग नहीं करते, तो NO3 पूरा 1 लिख लेते हैं, इधर NO3 पूरा 1 लेते हैं। अब बताइए K और I इस साइड साथ में है, तो क्या इधर साथ में है, यहाँ K अलग होगा I अलग होगा, तो इसका मतलब इन दोनों को अलग लेना पड़े, तो K अलग लेना पड़ेगा बेटा, I अलग लेना पड़ेगा।
इधर पी वी कितने हो जाएंगे आपके पास, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पी वी आपके पास याद रखना है, तो यहाँ कितने होंगे आपके पास, पी वी हो जाएगा 1, NO3 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, के कितना हो जाएगा 1, आई कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इस साइड में जाइए, पी वी कितना है अपने पास 1, NO3 कितने हैं 1, उसके बाद आई कितने हैं अपने पास 2, और के कितने हैं अपने पास 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो चेक किया पी वी 2 हो रहा है। अब क्या कर लेते हैं अपन, NO3 याद रखना, NO3 को अपन क्या करेंगे, इक्वल कर, इधर कितने हैं 2, इस साइड में कितने हैं 1, तो इनटू कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या होगी इक्वेशन, पी वी ब्रैकेट में NO3 और ये 2 हो जाएगा, प्लस के आई, ठीक है। NO3 को यहाँ पे तो यहाँ नहीं लिखूंगा, आगे लिखूंगा, ठीक है। इस साइड में कितने हैं 1 है, तो ये हो जाएगा आपके पास देखो पी वी I2 प्लस, तो ये हो जाएंगे इस साइड में 2 के NO3। तो जैसे ही मैंने क्या करा, NO3 को 2 बनाया, तो मेरे पास के भी कितने हो गए 2 हो गए, के कितने हो गए 2। पर इस साइड चेक किया तो के इधर कितने थे मेरे पास 1 था, तो इसको भी कितने बनाने पड़ेंगे 2। तो मैं क्या करूंगा, इस के आई क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा यहाँ, ठीक है। जब इस के को 2 बनाया तो भैया मेरे पास क्या होगा, आई भी कितने हो गए 2 हो गए, ये भी 2 हो गए। तो इस साइड चेक किया तो आई मेरे पास कितने थे 2 ही थे। तो ये हो गई मेरी क्या, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। एक को बैलेंस करोगे अगला वाला ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद याद रखना बेटा, ये लास्ट इक्वेशन है, याद रखना। अब इसके बाद आपका काम ये रहेगा, आपको जो आपके फर्स्ट चैप्टर में जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं बैलेंस करने के लिए, वो आप सॉल्व करना। पहला काम रहेगा इस क्लास को पूरा अटेंड करना। अटेंड करने के बाद मैं बता दे रहा हूँ, पहले उसको आप सॉल्व करना। आपको बता दे रहा हूँ, आराम से आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले काम क्या करते हैं, इधर देखा बी ए, इस साइड में बी ए साथ में है, तो बी ए साथ में लिख लो। बी ए कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। उसके बाद सी एल साथ में, इधर भी सी एल साथ में है, तो क्या होगा बेटा, सी एल कितने हो गए 2 हो रहा है। ए एल भी साथ में है, तो ए एल कितने हो गए। तो अब यहाँ देखा मैंने SO4 और SO4 दोनों साथ में, तो एक अपन लिख लेते हैं क्या, ASO4। तो SO4 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इस साइड देखो, ये होगा AL कितना 1, CL कितने 3, उसके बाद BA कितने हो जाएंगे 1, और SO4 भी कितना हो जाएगा 1। याद रखना SO4 पूरा एक मान लिया। अपन क्या कर सकते हैं, S अलग O अलग मत करो, क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अपन किसी एक को पढ़ते, मैंने देखा BA मेरे पास यहाँ पे कितने हैं 2, ठीक है। क्लोरीन या एल्यूमिनियम को ले लेते हैं पहले हम। इधर AL कितने हैं 1, इधर AL कितने हैं 2। तो किस साइड 2 चाहिए बेटा मेरे को, इस साइड में 2 चाहिए, ठीक है। इस साइड में कितने चाहिए 2। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आगे कितने लगा दूंगा 2 लगा दूंगा, ठीक है। कितना लगा 2 लगाया। अब यहाँ जैसे ही 2 लगाया है, तो 2 तिया एल्यूमिनियम तो कितने होगा बेटा आपके पास 2, लेकिन क्लोरीन कितने होगा मेरे पास 2 तिया 6 हो जाएंगे। याद रखना कितने होगा, नए कितने होगा 6। तो भैया इस साइड भी कितने करने पड़ेंगे 6 करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस साइड में 6 बनाना पड़ेगा, तो इसमें इंटू कितने कर दूंगा 3 का, तो यहाँ लगा दूंगा मैं 3, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, BA कितने होगा मेरे पास कितने 1, तो अब कितने होगा नए कितने होगा 3। क्लोरीन कितने होगा मेरे पास 6 होगा, तो दोनों साइड क्लोरीन मेरे पास कितने हो गए बराबर हो गए। लेकिन इस साइड में मैंने क्या करा, इस साइड में इसमें मेरे को कितने होगा भैया मेरे पास 3, तो इस साइड में मेरे पास ये कितने हैं 1, तो इस साइड में कितने करने पड़ेंगे 3, तो इंटू कितना करूंगा 3, तो इसके आगे कितना लगा दूंगा 3, तो BA कितने होगा 3, लेकिन SO4 भी मेरे पास कितने होगा भैया, ये भी 3 हो गए। तो यहाँ तो ऑलरेडी 3 थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक स्टेप में भी कर लोगे। जब ये कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, ठीक है। तो होमवर्क में अभी 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, तो उन 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद याद रखना बेटा, आपको मैं ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपके होमवर्क में रहेंगे। इसको आप ट्राई करना, ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भैया क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। पहला काम तो पहले वीडियो को अच्छे से देखना,
नोट्स बना लेना, नोट्स बना लोगे तो आपको ये क्वेश्चन ईजी समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, HNO3 प्लस CA ब्रैकेट में OH ब्रैकेट के बाद 2 रहेगा, फिर इसमें इधर साइड में क्या लिखा CaNO3, फिर ये 2 लिखा प्लस H2O, फिर NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, फिर NaCl प्लस AgNO3, फिर AgCl प्लस NaNO3, NaNO3, फिर BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इनकी आपको आना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जिसमें कि आपको रिएक्शन है, रिएक्शन से रिलेटेड 101% एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। इस साल जो पूछा था आपको 4 रिएक्शन दी थी और आपसे पूछा था कि बताइए कि इनमें कौन सी क्या रिएक्शन है, आपको रिएक्शनों के नाम लिखना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्या है आज का टॉपिक में, क्या है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रेडॉक्स क्या होता है। उसके बाद ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है लास्ट में 7th नंबर में, आपको रेडॉक्स याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका 8th नंबर पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। 9th नंबर पे है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और मैं इसको आपको याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ। पहले चैप्टर में ये सबसे मोस्ट IMP है, ये आपको माइंड में बैठा लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन याद रखना है। कॉम्बिनेशन जब आप अच्छे से याद कर लोगे तो इसी का रिवर्स मतलब इसका आपको उल्टा कर देना, तो वो क्या हो जाएगी, डीकम्पोजिशन हो जाएगी। उसके बाद आपको एक्सोथर्मिक अच्छे से पढ़ लेना, इसी का रिवर्स कर देना तो क्या हो जाएगी आपकी एंडोथर्मिक हो जाएगी। ऑक्सीडेशन अच्छे से पढ़ लोगे तो रिडक्शन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। फिर इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन जिसको बोला जाता है। उसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट ईजी तरीके से याद हो जाएगी। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, तो ये टॉपिक अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब पहले कौन सी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है भैया समझने, एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको समझाऊं क्या है। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, इन्हें बोला है कि आप एक से ज्यादा किए होंगे रिएक्टेंट होंगे, याद रखना। कंबाइन टू फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट, वो कंबाइन मतलब मिलकर क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इतना समझिए कि नहीं समझे। अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन में क्या बोला है, जो आपका रिएक्टेंट जो होंगे वो 2 और मोर होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये A लिया प्लस B। ठीक है, ये हमारे क्या होगा, 2 और मोर क्या होगा, रिएक्टेंट हो गए। जब ये आपस में कंबाइन मिलेंगे तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट। तो ये याद रखना, ये क्या होता है आपका रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपका क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ये ऐसे याद रखना। अब इसमें आप एक रिएक्शन याद कर लो, कौन सी भैया, C+O2। जब ये दो क्या है, रिएक्टेंट है, आपस में मिलेंगे तो एक सिंगल कंबाइन क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको समझना है। इसके बाद बेटा आता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या आता है, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर जैसे मान लो कि अगर ये इसकी आपको ये वाली डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपका रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट कैसा है, सिंगल है, और प्रोडक्ट आपके कैसे होना, 2 और मोर मतलब 2 से ज्यादा प्रोडक्ट होना चाहिए, तब ये कौन सी रिएक्शन होगी, आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। आया सबको समझ में कि नहीं आया, तो ऐसे भी आप तो कॉम्बिनेशन का उल्टा कर देना, डीकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये होगा AB। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, रिएक्टेंट कितना है, सिंगल रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट आपके 2 से ज्यादा रहेंगे तो A+B हो जाएगा, या आपका C भी कह सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा ही होगा, याद रखना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन कर सकते हैं इसको NaCl। जब इसको ब्रेक होगा तो क्या होगा, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो, ये एक रहेंगे और जब ब्रेक होंगे तो 2 हो जाएंगे। ठीक है,
फिर ऐसे अपन एक और देख लीजिए आप, CaCO3, ये आपस में ब्रेक होगा तो क्या बनेगा आपका CaO प्लस CO2। आया सबको समझ में? तो ये इस तरीके से इसका एग्जाम्पल आप याद कर लें। इसके बाद थर्ड जो टॉपिक है आपका, थर्ड का एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। ये हीट को क्या करता है? रिलीज करता है अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। याद रखना, इसमें सीधा सीधा सिंपल याद करोगे, हीट को ये क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड रहेगा आपका है क्या? एंडोथर्मिक। ठीक है। एक्सोथर्मिक का उल्टा क्या होगा आपका? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये क्या होती है? द रिएक्शन विच रिक्वायर्ड एनर्जी। अगर आप रिएक्शन करोगे तो उसमें रिक्वायर्ड का एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट के, उसमें होगी लाइट के में या इलेक्ट्रिसिटी। टू ब्रेक रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट को क्या कर देगा? वो तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, और कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इनके जो इक्वेशन के थ्रू मैं आपको इनको समझाता हूँ। ठीक है। ये लिखा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा है। ये क्या पढ़ा अपन ने? पढ़ा था इसको कि इसमें क्या होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी किसमें? साइड में आपको प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में आपको एनर्जी या हीट किसी की जरूरत पड़ेगी। तो ये लिखा रिएक्टेंट, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट प्लस एनर्जी। तो इसके साथ में आपको एनर्जी लगी किसमें? एक्सोथर्मिक की। तो ये हो जाएगा C+O2। तो क्या हो जाएगा आपका? CO2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? हीट। उसके बाद ये आया समझ में कि नहीं आया? फिर एक बीकर लिया, ये अपन ने इसमें एक बीकर में अपन ने ये रिएक्शन करी। तो इसमें याद रखना साइन बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है। तो इसमें एनर्जी अपने को बाहर की साइड लगेगी, याद रखना। ठीक है। इसी का उल्टा क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? इसमें क्या होता है? CaCO3। इसमें जो रिएक्टेंट जो होता है, इसमें हीट की जरूरत पड़ेगी, याद रखना। इसमें आपको किस में पड़ेगी? प्रोडक्ट में। इसमें आपको हीट में जरूरत पड़ेगी। इसी का उल्टा करना है। तो CaCO3 प्लस हीट, फिर रिक्वायर्ड में क्या होगा? CaO प्लस CO2। और इसमें जो आपको हीट या एनर्जी किसी के फॉर्म में भी इसको आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये अंदर की साइड आएगा, याद रखना। ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों को आप याद कर सकते हो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को। इसके बाद आता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन ही होता है। ऑक्सीडेशन याद कर लो तो रिडक्शन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है। तो क्या लिखा ऑक्सीडेशन में? क्या है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें एडिशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। याद है, सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें सीधे सीधे याद रखो, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन आपका रिमूव मतलब हट रहा है। तो ये देखिए आप रिएक्शन, तो 2Cu प्लस O2 हीट करेगा तो क्या हो जाएगा? 2Cu। फिर CuO प्लस H2, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हट जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो Cu प्लस H2 हो जाएगा। आ रहा ना समझ में? उसके बाद आता है तुम्हारा रिडक्शन। तो रिडक्शन इसी का उल्टा। तो देखो इसमें क्या रहा? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या रहा? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर उसका लिखा द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो हाइड्रोजन इसमें रिमूव हो रहा, तो इसमें रिमूव क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। आया सबको समझ में? तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर बेटा इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है? ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। देखो इन दिस रिएक्शन CuO is reduced to copper and hydrogen is oxidized to H2O. So oxidation and reduction taking place together in is redox reaction। ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? आपका रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है। अब मैं एक बार और इनको अच्छे समझा देता हूँ आपको। ठीक है। अब मैंने क्या करा? आपको इन सब की डेफिनेशन बता दी, एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हो आप। तो ऑक्सीडेशन जो हो रहा है C+O2, तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आपका जुड़ रहा है, याद रखना। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, याद रखना। ये जुड़ गया इधर, तो ये कंबाइन हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन है, यहाँ से क्या हो रहा है? इसका नुकसान हो रहा है, समझ गए? रिमूवल हो रहा है यहाँ से Zn के साथ में, तो ये C के साथ में ये जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाती है? आपकी रिडक्शन। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो Zn प्लस CuSO4, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसके साथ में ये इधर जुड़ जाएगा। देखिए आप, ये जुड़ गया इसके साथ, और ये कॉपर में आपका था, तो ये आपको इस तरीके से याद करना है। ठीक है। और एक और तरीके, एक और रिएक्शन इसमें याद कर सकते हो रेडॉक्स अभिक्रिया की, रेडॉक्स रिएक्शन की।
ये आप कर सकते हो H2O, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा H2 प्लस O2। तो इस तरीके से भी आप इन तीनों को पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अपन को पढ़ना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब जगह चेंज हो रही है। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। याद रखना वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो क्या करेगी, उससे दूसरे से रिएक्शन कर लेगा, याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा देखो आप, Fe प्लस CuSO4, फिर ये FeSO4 प्लस कॉपर हो जाएगा। तो देखो ये आपका क्या रहेगा, कॉपर ये रहती है Fe के कंपेयर में ये कम रिएक्टिव होती है, कॉपर कम रिएक्टिव होती है और Fe आपका ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये इससे ले लेगा, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, इससे छीन लेता है भैया, तो क्या बनेगा FeSO4, इससे रिएक्शन करेगा तो कॉपर आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट को कर सकते हो। इसी का अपोजिट क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आर रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। इसमें याद रखना पड़ेगा आपको, जितनी भी रिएक्शन इसमें रिएक्शन होंगी सभी के सभी दो कंपाउंड होंगे। कितने होंगे, दो होंगे। देखो NaSO4 BaCl2 BaSO4 NaCl2, सभी के सभी कितने कंपाउंड होंगे आपके, दो कंपाउंड होंगे। और अच्छे तरीके से मैं आपको और समझाता हूं इन दोनों को, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, तो अपन इसमें समझते हैं आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो ये देखिए आप, ये लिखा है आपका AB प्लस C, ठीक है। ये लिखा अपन ने एग्जाम्पल, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस BC हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टिव जो ज़्यादा होगा तो वो इससे क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, और लेस वाला क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे अपन ने लिखा ये Fe प्लस CuSO4, ठीक है। तो ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, FeSO4, और कॉपर आपका कम रिएक्टिव होता है, ये हट जाएगा तो ये C हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए आप, AB प्लस CD, फिर इनकी रिएक्शन होगी तो ये क्या हो जाएगा, A किसके साथ रिएक्शन करेगा, D के साथ, B किसके साथ करेगा, C के साथ। तो ये बन जाएगी आपको AB प्लस CB, या AB के साथ क्या हो जाएगा, D हो जाएगा यार, ठीक है। AD प्लस CB हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्या एक रिएक्शन बनेगी आपकी, देख लीजिए आप, तो ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2, फिर ये क्या हो जाएगा 2NaCl प्लस BaSO4। और इसमें आपको याद रखना है ये सारी रिएक्शन आपकी डबल होंगी, देखो है डबल, ये सब रिएक्शन जो रहेंगी डबल, क्योंकि नाम ही इसका है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो दो बार अपनी जगह चेंज करेगा, याद रखना, ठीक है। क्या होता है, उसके बाद रंसिडिटी क्या होता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो आज की क्लास में अपन इनके बारे में अपन समझेंगे, वन बाय वन करके टॉपिक पढ़ेंगे। एग्जाम में क्या होता है, हो सकता है आपसे ये पूछ लेगा कि इन दोनों को आप एक्सप्लेन करके बताइए कि कोरोजन और रंसिडिटी क्या होता है। उसके बाद हो सकता है कि कोरोजन के साथ में आपको प्रेसिपिटेशन दे दें, तो मतलब इसका मतलब होगा कि आपको इनमें से टॉपिक आता ही आता है, और हो सकता है कि दो कंबाइन करके आपसे इसमें पूछ लेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तीन टॉपिक, कोरोजन, रंसिडिटी और प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक कि कोरोजन होता क्या है, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है बेटा, समझना आपको, इसमें 2 मार्क्स के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें कि वेन ठीक है, पहले मतलब कोरोजन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। कोरोजन का मतलब क्या होता है, जंग लगना। वो लोहे की जो भी चीज रहेगी उस पर क्या लगना, जंग लगना, क्या कहलाता है आपका कोरोजन। जो आपके रिएक्शन जो हो रही है किस तरीके से आपको जंग लगता है लोहे में, तो वो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, when a metal is exposed to substance such as moisture, acid, etc. For some time a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and hence metal is said to a corrode, ठीक है। इनका मतलब ये बताया इस लाइन में, ये लिखा है कि जब कोई भी मेटल मतलब क्या होता है, धातु जो रहती है
और कोई भी पदार्थ जो रहता है, मॉइस्चर मतलब क्या होता है, नमी, तो नमी वगैरह जब आती है उसके संपर्क में आई कुछ टाइम तक, तो उसकी जो लेयर जम जाती है उसके ऊपर, याद रखना लोहे पे क्या होता है, लेयर जम जाती है किसी धातु की, ठीक है, मॉइस्चर मतलब नमी जम जाएगी, तो नमी जब जमेगी तो याद रखना वो वीकनेस मतलब क्या होता है, कमजोर, जो आपकी धातु जो रहेगी, मेटल जो रहेगी, वो कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। कमजोर जब होगी तो उसको याद रखना उसके ऊपर क्या हो जाएगा, उस पर करोजन आ जाता है, या उस पर संसारण आता है, मतलब उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाती है जब वो क्या होता है, लोहा आपके मॉइस्चर या मौसम या ताप वगैरह में आता है। तो ठीक है, ये आया समझ में कि नहीं आया। फिर उसके बाद जो लिखा है कोरोजन जो होता है वो किस किस के ऊपर होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की वस्तु पे जंग लग जाता है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, आपका जो तांबा वगैरह होता है, चांदी जो होता है उस पे क्या होता है, काली परत जम जाती है, याद, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी पे क्या होता है, काले कलर के परत जम जाती है, याद रखना। एंड ग्रीन कटिंग ऑन अ कॉपर, कॉपर जो होता है, कॉपर मतलब तांबा, ठीक है, सिल्वर आपको चांदी, तो कॉपर मतलब क्या होता है, तांबा, तो तांबे के ऊपर आपने देखा होगा ग्रीन मतलब हरे कलर की परत जम जाती है। सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके कोरोजन के उदाहरण हैं। इस लाइन का मतलब समझा। अब बात आते हैं कि जो कोरोजन जो होता है कि इसको आप किस तरीके से कम कर सकते हो, किस तरीके से याद रखना है कि यार हम इनको कम कर सकते हैं, कि लोहे की जो वस्तु रहेगी उस पर आप किस तरीके से इनको कम कर सकते हो, क्या उपाय कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि कोरोजन का आपको प्रिवेंशन बताइए, प्रिवेंटेड बताइए, क्या क्या प्रिवेंशन होता है। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में रखना है ग्रीसिंग के द्वारा कर सकते हैं, याद रखना किसके द्वारा कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हो। उसके ऊपर लोहे की जो वस्तु है पेंटिंग कर दो, पेंट वगैरह कर दो, याद रखना। और एक ऑयलिंग कर दो उसकी सरफेस पे, ताकि उसको जंग से हम बचा सकते हैं। तो ये सब जितना मैंने समझाया है ये आपका क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या ध्यान रखना है, कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण, संक्षारण का मतलब होता है कि किसी भी लोहे की वस्तु पे जंग लगना, वो क्या कहलाता है, हमारा कोरोजन कहलाता है। अब कोरोजन जो होता है किस किस पे हो सकता है, एक लोहे की वस्तु पे, ये लिखा है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की वस्तु पे हो सकता है। फिर उसका बाद चांदी जो होता है, चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है, उस पर हो जाता है। फिर तांबा जो रहता है, तांबे के ऊपर हरे कलर की परत जम जाती है, उसमें होता है। जैसे आपने सिल्वर की आप अंगूठी वगैरह पहनोगे चांदी की, तो उसमें भी क्या होता है, ब्लैक ब्लैक कलर का जम जाता है। वो किसके कारण होता है, आपका कोरोजन के कारण होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन। आया सबको समझ में कि नहीं। अब बेटा इसके बाद आता है सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है आपका रंसिडिटी। सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं आपको कि जो रंसिडिटी होता है इसका मतलब होता है बासा या बासी चीज। कोई भी चीज क्या होती है, बासी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखा, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, मतलब जो हवा के जब संपर्क में आएगी तो नाउन एज रंसिडिटी होता है। ये कोई भी चीज रहती है, वो क्या हो, तेल हो गया, बसा युक्त कोई बासी चीज हो गई, वो वायु के संपर्क में जैसे ही आएगी तो क्या होता है, उसको हम जो आएगी संपर्क में तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रंसिडिटी कहते हैं। इट लीड्स टू बेड स्मेल, उसमें स्मेल मतलब बदबू आने लगेगी, स्मेल आने लगेगी। बेड टेस्ट उसका खराब हो जाएगा। वो फूड मतलब जो भी खाने की चीज रहेगी उसको अपन सिंपल ये समझो, जैसे ब्रेड वगैरह होती है, ठीक है, ब्रेड रहा, उस ब्रेड को अपन ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रखा, तो चौथे दिन आपने देखना बेटा उस ब्रेड के ऊपर देखना बारीक बारीक से फफूंद जैसे जमने लगती है, याद रखना, ठीक है। ऐसे ही घरों में रोटियां वगैरह होती है, रोटियों को भी ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उस पर भी क्या होता है, फफूंद जमने लगती है, तो उस पर क्या होता है, उसका टेस्ट बेकार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसका टेस्ट के साथ साथ उसमें स्मेल आने लगती है। ये सब किसके कारण हो रहा है, आपका रंसिडिटी के कारण हो रहा है। और एक और बेस्ट एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, जैसे आपने चिप्स का पैकेट लिया आपने, ठीक है, तो चिप्स का पैकेट लेंगे तो जब उसको उसमें चिप्स के अंदर याद रखना नाइट्रोजन गैस होती है, तो जब अपन चिप्स को जब फाड़ते हैं, फाड़ने के बाद क्या होता है, वो ऑक्सीजन गैस जो होती है उसके अंदर चली जाती है। तो चिप्स जो रहेगी पहला दिन तो सेम लगेगा उसका टेस्ट, लेकिन नेक्स्ट डे जो रहेगा उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, बदल जाता है। उसके टेस्ट में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, उसमें भी स्मेल आने लगती है, टेस्ट भी बेकार लगने लगता है। आया सबको समझ में कि नहीं है। अब बात करते हैं जो आपका इससे क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं रंसिडिटी के, ठीक है। सीधा सीधा याद रखना है, जैसे आपको याद रखना है कि जो कीपिंग जिस 1 2 3 4, लेकिन 4 में से आप कोई से भी 2 आपको याद करना है, ठीक है। पहली चीज, जो कंटेनर जो होता है, बर्तन जो होता है खाने वगैरह को, उसको अपन को टाइट मतलब कसना है ताकि वो एयर के संपर्क में ना आए, ठीक है, याद रहेगा, वायु के संपर्क में ना आए। उसके बाद रिप्लेसिंग एयर बाय द नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन गैस को भी आपको रिप्लेस कर देना, याद रखना, जैसे आता है दोबारा नाइट्रोजन उस पर अपन रख देंगे।
फिर आता है तुम्हारा इसमें कूलिंग करके भी अपन इसको बचा सकते हैं, याद रखना। तो ये कहलाती है आपकी रंसिडिटी। रंसिडिटी का मतलब क्या होता है, भाषा। इस तरीके से मैंने आपको 2 पॉइंट आपको अच्छे समझा दिए। अब थर्ड पॉइंट जो आपका बच रहा कौन सा, प्रेसिपिटेशन क्या होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन समझते हैं। प्रेसिपिटेशन जो होता है इसका सीधा सीधा मतलब आप समझ लीजिए, जैसे क्या होता है, दही आप जमता है, याद रखना, दही का जमना जो होता है वो इसी के कारण होता है। सीधा पहली चीज क्या लिखा हुआ है, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ वाइट colored substance which is insoluble in water is formed, then it is known as precipitation reaction बोला जाता है। जैसे कहने का मतलब ये होता है, इसमें एक व्हाइट कलर जो होता है वो नीचे जम जाता है, याद रखना। उसका इनसॉल्युबल का मतलब होता है अविलेय, मतलब ये इनसॉल्युबल मतलब वो जल में कभी भी घुलता नहीं है, याद रखना, पानी में वो कभी भी घुलेगा नहीं। तो जो रिएक्शन जो होती है वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसको अपन बोलते हैं। आया सबको समझ में। जैसे कहने का मतलब बेटा, आप गर्म पानी को गर्म करते हो, तो गर्म करने के बाद क्या होता है, उस पानी को उसमें अपन गैस बंद कर दो, ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद आप देखना उसके नीचे साइड में, याद रखना, वाइट से याद रखना, वो नीचे तली में क्या होते हैं, जम जाते हैं, याद रखना। ठीक है, वो जम रहे हैं, वो किस क्रिया के कारण हो रहे हैं, आपके अपक्षेपण, जैसे तो क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको एक रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा Na2SO4 प्लस BaCl2, फिर ये रिएक्शन रहेगा, फिर ये होगा BaSO4, और ये मतलब आपका BaSO4 जो होता है एक सॉलिड फॉर्म होता है, जो कि आपका कभी भी जल में घुलता नहीं है, जिसको अपन इनसॉल्युबल बोलते हैं। और ये तीर के निशान का मतलब होता है वो नीचे जम रहा है, BaSO4 और 2NaCl। ये आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। फिर आप डायग्राम भी इसमें बना देना, और डायग्राम के सामने भी आप समझो। आप देखो बेटा, डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको। अपन ने ये बर्तन लिया, ठीक है, ये अब इसमें अपन ने क्या करा भैया, ये अपन ने इसमें सॉल्यूशन लिया। क्या लिया अपन ने इसमें, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिया इसमें, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब जैसे ही इसको अपन ने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन के बाद इसको अपन क्या करा, गर्म वगैरह कुछ भी किया, गर्म किया। गर्म करने के बाद आपको ध्यान रखना है, फिर से अपन देखो बेटा, तो ये सेम हो जाएगा, ये हुआ। ठीक है, तो आप देखना उसके नीचे साइड में इस तरीके से, याद रखना, वाइट इसमें क्या होता है, जम जाते हैं, याद रखना। तो ये वाइट जो जम रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में मैंने आपको तीनों टॉपिक पढ़ा दिए, कोरोजन क्या होता है, रंसिडिटी क्या होती है, और आपका प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो इस तरीके से पहला चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। तो आपको ध्यान रखना